जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल सैट के बारे में हमने बात करनी है। तो एज वी मूव ऑन, तो इसमें जो पहली चीज है ना, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द फैक्ट कि अब जो टाइम्स हैं वो टाइम्स हैव चेंज्ड। दिस वाज रिटन इन 1957, एंड द फैक्ट दैट एट दैट टाइम अगर आप इसको पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स हैव शॉट अप। पेरेंट्स हु गॉट इनटू टॉप नॉच कॉलेजेस ऑन मीडियम मार्क्स एंड गुड ओवरऑल क्वालिफिकेशन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई देयर किड्स कांट। सो एट दैट टाइम, अगर आप देखें 1957 के अंदर, तो वहां पे बच्चे ऐसे जिन्होंने अच्छे स्कोर्स किए थे मगर वो अपने पेरेंट्स की जो स्कोर्स थे उसकी बेसिस के ऊपर एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तो इतना पहले जब अगर ऐसा मामला था कि मीडियोकर स्कोर्स के ऊपर एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, तो आज के दौर में तो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट। और हमें ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल चार्ट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इसमें स्कोर कर सकते हैं ना। सैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर लोगों को, लेकिन ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो पता नहीं होती है। पहले सैट पेपर में था, पेपर से वो फिर चेंज हुआ। 2016 में वो रीडिजाइन किया गया और अब वो डिजिटल सैट में आ गया, ठीक है ना। तो अब जब डिजिटल सैट में आया है तो उसका जो फोकस है और जो गोल है वो क्या है, ठीक है। अब अगर हम पेपर को देखें तो इट इज वेरी डिफरेंट, राइट। अब जो पेपर है अगर हम उसको देखें तो वो ज्यादा फोकस्ड है। अब जो पेपर है अगर हम उसको देखें तो वो ज्यादा इन डेप्थ है, राइट। उसके अंदर अगर हम देखें तो ज्यादा वो रेलिवेंट है। हाउ? क्योंकि जो इंग्लिश और मैथ दोनों का सेक्शन है, इंग्लिश और मैथ दोनों के सेक्शन के अंदर जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सैट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये पता हो कि उसका फोकस क्या है, राइट। तो इसीलिए अगर हमें ये बात में क्लैरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर आगे हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम फिर इसमें नहीं चल पाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये आती है, मैंने ये बहुत नोट करा है कि हमारे पास बच्चे जो हैं वो सैट ना बिला वजह भी देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं हम्म। अब बिल्कुल एकदम से बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम हुनैर और मैं तलाल भाई और वासिक भाई के साथ अकम्पनीड हूँ। तो मैं जब ए लेवल कॉलेजेस जाता हूँ तो बच्चे मुझसे रैंडमली, बच्चा मतलब एएस का बच्चा होता है और वो बोलना शुरू कर देता है कि मैंने आगे डॉक्टर बनना है, मैं सैट करूँ। मैंने आगे इंजीनियरिंग करनी है, मैं सैट करूँ। तो देखें यार, अगर आपने लोकली पढ़ना है तो आपको सैट जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो सैट आप पे फर्ज है। अगर आपने बाहर जाना है, सैट आप पे फर्ज है। इनफैक्ट अगर आपने अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं, तो सैट आप पे फर्ज है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई यू आर गिविंग दिस सैट एंड व्हाई यू रियली रियली वांट टू गिव दिस सैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब आईबीए में थे तो हम क्योंकि फाइनेंस पढ़ रहे थे, तो हमारे सब दोस्तों ने सी एफ ए एक सर्टिफिकेशन होती है जिसमें हम जो फाइनेंस वाले करते हैं, क्योंकि सब सीएफए दे रहे थे, मार्केट में सीएफए का रुझान हो गया था, तो इसलिए हर बच्चे ने सीएफए के लिए रजिस्टर कर दिया। इसका कोई तुक नहीं है। अगर आपने अपना करियर आगे मार्केटिंग की तरफ बनाना है तो वाई जस्ट गिव सीएफए बिकॉज एवरीवन इज गिविंग सीएफए। तो नोइंग व्हाई डू यू रियली रियली वांट टू गिव इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद बात ये आती है कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू गिव सैट। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझसे कोई मेरा, या एग्जांपल मेरा कोई छोटा भाई मुझसे आके पूछता है कि यार मैं क्या नाम है बस सैट कब दूं, तो मैं उससे सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि भाई तुम अभी O1 में हो, O2 में हो, O3 में हो, एएस में हो। ऑब्वियसली मुझे पता होगा, लेकिन मैं उससे पूछूंगा। अगर वो अभी पाकिस्तानी इस्लामियत के पेपर दे के फ्री हुआ है तो मैं उसको नहीं बोलूंगा सैट देने का। अगर वो अभी नाइन्थ के पेपर देख के फ्री हुआ है, मैं उसको नहीं बोलूंगा सैट देने का। लेकिन अगर वो अभी O3 जो होता है जिसे कहते हैं, इसमें हम अपने ओ लेवल्स के आखिरी पेपर देते हैं, अगर वो O3 के पेपर देख के फ्री हुआ है तो मैं उसको बोलूंगा हाँ यार, एक सैट तुम अभी दे दो, तुम्हारा स्कोर आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सैट तुम फिर उससे अगले साल दे देना। जब अपना एएस के पेपर दे दो, एएस के इससे फ्री हो जाओ, फिर एक और दे देना। लेकिन बार बार सैट देने में फायदा ही है। बार बार सैट देने का फायदा ये है कि आपका, वैसे तो ऑब्वियसली इतना महंगा पेपर है, लोग बोलते हैं भाई एक ही बारी में क्लियर होना चाहिए, लेकिन बार बार देने से सिर्फ फायदा ये होता है कि यू एक्चुअली टेंड टू गेट अ बेटर स्कोर। हम देखते हैं ना लोगों के, हम देखते हैं लोगों के 1500, 1560, 1550 स्कोर है। उसमें से कोई मेरे ख्याल से 5% भी आवाम ऐसी नहीं होती जिसकी पहली बारी में 1500 या 1560 स्कोर आता है। 5%।
मैं आपको सच्ची पक्की बात बता रहा हूँ। हम जो लोगों के स्कोर सुनते हैं उसमें लोगों ने 3-3 दफा दिया होता है सैट। हाँ, 5% अवाम ऐसी होती है, स्मार्ट होती है, उनका उसी टाइम पे आ भी जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेजोरिटी लोग जो हैं वो पहली बारी में ही अपना स्कोर ले आते हैं। तो बस ये कहानी है। अच्छा, अभी पीपीटी का कोई कोई मेरे ख्याल से कोई मसला उसका चल रहा है, तो कोई मसला नहीं है। इसमें एक बात दूसरी निकल के ये आती है, हाँ हम बात करते रहते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। इसमें दूसरी बात निकल के ये आती है कि यार ये जो हुनैन भाई, ये जो नया सैट डिजिटल आया है इसमें क्या सीन है। देखो यार, सिंपल सी बात है। पहला जो पुराना वाला जो सैट था, एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से मैं होस्ट हूँ, मैं अपने पास शेयर भी कर लेता हूँ, रुको लेट मी चेक, पॉसिबल है नहीं है। पहले क्या होता था पता है? पहले होता था सैट बहुत लेंदी, बहुत लंबा होता था, बहुत लेंदी होता था। अब क्या है भाई? अब जो नया सैट है ना, वो शॉर्टर है। किस सेंस में? अच्छा, हमने तो 2400 वाला सैट भी देखा है, हम उस 2400 वाले सैट को छोड़ देते हैं। हम ना जो शॉर्टर वाला सैट है और जो पिछला वाला सैट था उसकी बात करते हैं। पहले 4 सेक्शन आते थे, 2 मैथ, 2 इंग्लिश। मजे की बात यह है, अभी भी 4 सेक्शन आते हैं, 2 मैथ, 2 इंग्लिश। लेकिन अब जो है ना, वो पेपर की ड्यूरेशन कम हो गई है। पेपर की ड्यूरेशन होती है ना, वो अब कम हो गई है। 2 घंटे 15 मिनट में यू आर डन। 2 घंटे 15 मिनट में आपका काम खत्म भाई, आपका पेपर खत्म। पहले क्या होता था? पहले बड़ी लंबी होती थी। पहले 3-3 3.5 घंटे का पेपर होता था, और सारे मामलात होते थे। इनफैक्ट उससे पहले तो ऐसे भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं ना, तो 2 घंटे 14 मिनट का पेपर है, 10 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि यार आपको यूजुअली जो है ना, वो मैथ के लिए आपको दिए जाते हैं। एक पहले उसकी बात कर लूं। इंग्लिश में नॉर्मली होते हैं 70 मिनट्स, ठीक है। और मैथ में होते हैं मेरे ख्याल से, मैथ में मेरे ख्याल से होते हैं 80 मिनट्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। इसमें 80 मिनट्स होते हैं। 2 घंटे में से अगर मैं ये माइनस करूँ 1 घंटा 10 मिनट, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो मैथ में आते हैं 22 क्वेश्चंस ईच, और इंग्लिश में आते हैं 27 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, ईच मतलब 2-2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, अब ऐसे नहीं आता, ऐसे ना, ऐसे अब खत्म हो गया है। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ी मजे की चीज आती है, अडेप्टेबिलिटी। अच्छा उरैन भाई, हमारे पास द स्लाइड इज बैक, इफ यू वांट मैं शेयर कर दूं प्लीज। प्लीज कर लें, बस एक मिनट अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर लूं। जी जी। अडेप्टेबिलिटी के बाद आप टेक ओवर कर लीजिएगा। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? इसमें ना पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैंने, तलाल भाई ने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अब जो पेपर है ना, आपने पहला सेक्शन अटेम्प्ट करा, फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, अगर फर्स्ट सेक्शन में आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, तो ये बात गारंटीड है, गारंटीड, कि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं आएगा। चलो भाई, आपने इसमें अडेप्टेबिलिटी की वो डाली हुई है, क्या नाम है अपना, स्लाइड डाली हुई है? अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी की स्लाइड डाली हुई है आपने इसमें? जी, द सैट इज अडेप्टिव नाउ। हाँ, तो वो वाली स्लाइड पे इंशाल्लाह फिर मैं और फर्दर बात कर लूंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इसमें मैं जो गोल्स के ऊपर बात कर रहा था पहले, कि सैट जो है वो अब ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, फोकस्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो अब क्वेश्चंस हैं, पहले ये होता था कि पहले हमारे पास पैसेजेस थोड़े से लेंदी होते थे, और पैसेजेस लेंदी होने के साथ साथ उसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो भी ज्यादा होते थे। और अक्सर बच्चों को एक प्रॉब्लम ये आती थी कि वो पेपर में एग्जॉस्ट हो जाते थे, यानी हमारे पास ये कंप्लेन्स आती थी कि ये तो टाइम के अंदर मैनेज ही नहीं हो रहा, ये तो हो ही नहीं पा रहा। और बच्चे जो है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे पेपर को, जिसकी वजह से एक बड़ा मसला ये होता था कि पेपर में स्कोर नहीं आ पाता था। और ये एक मेज मतलब खास तौर से मैं इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को डिजिटल चार्ट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा रिवैम्प किया है, और इस चीज के अंदर उन्होंने जो पैसेजेस हैं उनको मोर ज्यादा रेलेवेंट बनाया है, और कॉलेज के हिसाब से भी उन्होंने जो टॉपिक्स अब इंक्लूड किए हैं, दैट इज मोर रेलेवेंट टू द कॉलेजेस दैट यू विल बी गोइंग टू, राइट।
उसके बाद जो सैट है उसको उन्होंने ज़्यादा इन डेप्थ कर दिया है। इन डेप्थ का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी क्वांटम जैसे मैंने आपको बताया वो कम कर दिया गया है, और क्वांटम कम करने के बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली जो कॉलेजेस में टेस्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रेलेवेंट ज़्यादा है। रेलेवेंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स चूज किए जा रहे हैं, आपको आगे हुनैन भाई बताएंगे कि आपके पास जो टॉपिक्स हैं दे आर नॉट जस्ट अबाउट फॉर्मूला बिल्डिंग, दे आर नॉट जस्ट अबाउट, इनफैक्ट कैलकुलेटर्स तो अब दे दिए गए हैं, तो वो बहुत ब्रेनी है। इवन इंग्लिश के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी रेलिवेंट। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आज आपने तैयारी के बाद आपको कभी जिंदगी में वो काम नहीं आएगा। देट विल बी हेल्पफुल फॉर जब आप उसमें कॉलेज में चले जाओगे, आगे भी उसमें आपके लिए वो हेल्पफुल ही रहेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि वी नो ऑल दैट इज कमिंग इन द पेपर। ठीक है, ये एक बड़ा मसला होता है हमारे पास जब हम आईबीए के टेस्ट की बात कर रहे होते हैं। तो आईबीए के टेस्ट में हमारे पास ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें सिलेबस नहीं पता होता, और आगे दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये चीज है। एससीटी में एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। वी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग, वी नो द क्वांटिटी ऑफ एवरी क्वेश्चन, वी नो कि यार जो सवाल आ रहा है उसका टाइप क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसमें पूछा क्या जाएगा, क्या स्किल सेट है जो आपको डेवलप करके टेस्ट में जाना है। ये सारी चीजें आपको पहले से बताई हुई हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आपको पेपर में जाना है। अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो होपफुली आपको फिर उसके अंदर मसला नहीं होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी छुपा हुआ है, लेकिन बात यही है कि उस स्किल को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उस स्किल को बिल्ड करने में टाइम लग जाता है। तो ये एक मेजर गोल्स है। नाउ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नाउ इफ यू नो टेक अवेज होते हैं ना हर प्रेजेंटेशन के, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर टेक अवे जो हमारी इस प्रेजेंटेशन से है, जो आप इंपॉर्टेंस को समझ लो कि सैट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अक्सर बच्चों का एक ये प्रॉब्लम होता है कि वो इस बात पे राजी ही नहीं हो पा रहे होते कि हमें ये देना भी है या नहीं देना है। तो जब इंपॉर्टेंस की क्लैरिटी आ जाती है तो फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें ये सारे सवाल नहीं उठते कि यार ये सैट मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहली चीज क्या है इसके अंदर? opens doors to colleges and universities. So guys try and understand, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने जाएंगे, आप हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टेस्ट देंगे। आपने आईबी में अप्लाई करना है, आप आईबी का टेस्ट अलग देंगे। आपने लम्स अप्लाई करना है, आप एलकैट देंगे। आपने सीबीए में अप्लाई करना है, आप अलग टेस्ट देंगे। इनफैक्ट आपने कहीं इंटरनेशनल अप्लाई करना है तो उसका एक अलग अपना कोई टेस्ट होगा या कोई प्रोसेस होगा। एसईडी आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है जहां पे यू कैन गेट वन स्कोर। आप एक टेस्ट की तैयारी करेंगे, आपने एसएटी की तैयारी की, आपने इंग्लिश और मैथ की तैयारी की, आपने जो स्कोर है वो स्कोर आपने पंच आउट किया। मिसाल के तौर पे आपके पास 1500 स्कोर आ गया, 1450 स्कोर आ गया, या वट एवर जो भी आपका XYZ स्कोर आ गया। तो उस स्कोर के बाद उस स्कोर की बेसिस के ऊपर आप पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और मेजरली मतलब मैं आपसे चाहे लोकल की बात करूं चाहे इंटरनेशनल की बात करूं, ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं, राइट? तो पाकिस्तान में आप कराची में बात कर लें, आईबीए भी एक्सेप्ट कर रहा है, लम्स भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस एक स्कोर की बेसिस के ऊपर आप हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टेस्ट देने की टेंशन से भी बचेंगे, और आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब आप एसईटी की तैयारी करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस वील टेक देम टुवर्ड्स द एंड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप सैट की तैयारी करते हैं तो आप ऐसी स्किल्स बिल्ड करते हैं इंग्लिश में भी और मैथ में भी, जो ऑब्वियसली आपको टेस्ट के बाद, यानी जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे, तो वहां भी इंशाल्लाह ये सारी स्किल्स आपके काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये स्किल्स आज आपने पढ़ ली सीख ली और आगे ये कहीं पे काम नहीं आएगा। ठीक है, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर चैलेंजेस ऑफ द कॉलेज, राइट? तो ये अगेन उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि आप जब ये स्किल सेट सीख लोगे, जब इंग्लिश का एक प्रॉपर लैंग्वेज आपको बैरियर आपका क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है आपको समझ में आ जाएगी, क्रिटिकल रीजनिंग आपने कैसे करनी है आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, तो आगे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कनेक्ट करा दिया जाता है अपॉर्चुनिटीज। कौन सी अपॉर्चुनिटीज? स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। नाउ स्पेशली मतलब लोकली भी ये चीज है, लेकिन स्पेशली जो बच्चे इंटरनेशनली पढ़ना चाह रहे होते हैं, तो आप लोगों को हो सकता है इस बात का आइडिया हो कि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं दे चार्ज अ लॉट, राइट? मतलब बहुत हेवी फीसेस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, इवन टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, राइट? तो हर किसी के लिए वो अफोर्ड करना एक तो पॉसिबल नहीं होता,
और अगर है भी मिसाल के तौर पे, तो भी मतलब इतनी हेफ्टी अमाउंट्स अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके बचा सकते हैं तो व्हाई नॉट, राइट? तो इफ यू हैव अ गुड शार्ट स्कोर, इफ यू हैव फॉर एग्जांपल अ 1450, और इफ यू हैव अ 1500, और इफ यू हैव एनीथिंग मोर देन दैट, तो ये ऐसे स्कोर्स हैं जो आपको दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ना सिर्फ एडमिशन दिलवाएंगे, बल्कि एडमिशन के साथ साथ आपको ये स्कॉलरशिप्स भी दिलवाएंगे, एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो लोग प्लान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं हम जाएंगे इंटरनेशनली और हम पढ़ाई के साथ जो है हम मेहनत कर लेंगे, हम कोई जॉब करेंगे एंड देन वील पुल आउट द फीस। तो उससे बेहतर ये है कि यू वर्क हार्ड ओवर हियर, राइट? और यहाँ पे आप मेहनत करके एक ऐसा स्कोर लेके आ जाएं कि आप मतलब पहले ही स्कॉलरशिप ले लें एंड देन यू फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज, राइट? और ये चीज पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जगहों पे वैलिड हो जाती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये एक मतलब जाहिर है प्रोडक्टिव प्रैक्टिस भी होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक स्कोर की बेसिस के ऊपर इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं। सही है। तो मूविंग ऑन, आई वुड वांट जी वासिफ भाई टू तलाल भाई, टेक अप एंड डिस्कस दिस टाइमलाइन। बिल्कुल। देखें भाई, अभी हम जून 9 को खड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अब आगे आने वाले जो एसएटी हैं वो कब हैं, तो उनमें सबसे पहले जो है वो अगस्त 24 को आपका एक एसएटी है। अब इसमें जून के बाद अगर हम देखें कि जून का महीना, ऑब्वियसली अभी आपकी ईद आने वाली है और 20 तक आप ईद से फ्री होंगे, तो जून के 10 डेज और जुलाई जो, और फिर मैं अगस्त को भी इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि एंड ऑफ द अगस्त जाके एसएटी अगस्त का टेस्ट है 24 अगस्त को। तो ये जून के रिमेनिंग डेज, जुलाई और अगस्त, ये आपके लिए बेहतरीन टाइम है आपकी एसएटी की तैयारी करने का। इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि देखें जी, एसएटी कौन करता है अभी फिलहाल। देखें जी, जो A2 और इंटर के बच्चे हैं वो तो अभी अपनी जिन यूनिवर्सिटीज में उनको जाना है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अभी एसएटी का टाइम नहीं है। तो बचे वो बच्चे जो अभी एएस में हैं, O3 में हैं, मैट्रिक कर चुके हैं, मतलब ऑब्वियसली ओएस O3 कर चुके हैं, या एएस में अभी जो है वो आएंगे, या A2 में आएंगे। ये तीन तरह के बच्चे बचे। सिमिलरली फॉर सिंध बोर्ड या इंटरमीडिएट या एफएससी फेडरल पंजाब, सारे बोर्ड जो हमारे हैं, उनके वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है या फिर अभी जो है वो फर्स्ट ईयर कर लिया है, ये सारे बच्चे अभी फारिग हैं। ना इनके कॉलेजेस स्टार्ट हुए, ना इनकी कोई जो भी ट्यूशन सेंटर्स हैं वो स्टार्ट हुए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप एसएटी की बेहतरीन तैयारी इस फ्री टाइम में कर सकते हैं। थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी कोई प्लान्स होंगे, कोई छुट्टियों पे जाने का होगा, कोई कुछ होगा, तो उसको अपना कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन इस छोटी सी कुर्बानी से आपका आगे बहुत फायदा होगा। वो कैसे फायदा होगा कि अगर आप अभी अपना और सेट अगस्त में अच्छा स्कोर लेके आ जाते हैं, अच्छे स्कोर से मेरा मतलब है अगर आपका आईबीए टारगेट है, आप 1470 प्लस ले आते हैं, आपका लम्स टारगेट है, आप 1300 1400 ले आते हैं, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट है, आप अगर उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएंगे। जो A2 में बच्चे आएंगे या इंटर में बच्चे आएंगे, उनको अपनी जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी, जब उनके सारे क्लास फेलोज अगस्त शुरू होते ही हमारे वीकेंड्स बैचेस में आते हैं, सैटरडे संडे को शुरू करते हैं अपना ई कैट, एम कैट, आईबीए, एसएटी। तो उससे आप जो आईबीए फॉर एग्जांपल आप या बिजनेस यूनिवर्सिटीज आप जाना चाहते हैं, उससे आपकी जो है वो जान आपकी छूट बच जाएगी। आप बाकी सब अपना काम कर रहे होंगे, आप आराम से अपना बैठे हुए होंगे कि अब मुझे अपने A2 और इंटर पे फोकस करना है। होली सोली मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑलरेडी मेरे हाथ में है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो अगस्त में करने का ये है कि ना आपका कोई मसरूफियत होगी, ना आपके कोई कॉलेज कोचिंग होगी, और आप आराम से अपने जो है वो पहली अटेम्प्ट सेट की दे के उसमें उन 5% जो हुनैन भाई ने अभी पीछे कहा कि 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली अटेम्प्ट में 1500 स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप उन 5% में से हुए, तो आपके पहली अटेम्प्ट में ही अगस्त को आप फारिग हो जाएंगे। इन द सेकंड केस, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, ठीक है, अगेन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इवन आईबीए राउंड 1 जो कि फरवरी में होगा। आपका अगस्त में, अभी हम आगे बात करेंगे कि एसएटी से जो है वो क्या क्या और फायदे हुए। उसमें एक फायदा ये भी है कि अब रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अब पेन पेपर पे एक एक क्वेश्चन चेक नहीं करना होता, अब कंप्यूटराइज्ड होता है, तो रिजल्ट बड़ी जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाता है। तो अगर हम इमेजिन करें कि 24 अगस्त को टेस्ट है, तो सितंबर के शुरू के 10 डेज में आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा वो बड़े रिलैक्स्ड होंगे कि भाई चलो अब मुझे बस अब कुछ नहीं करना, मुझे जो मेरा इंटर ए लेवल्स चल रहा है उस पर फोकस करना है। और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया कि उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेस्ट एग्जाम हो जाएगा, या फिर खुदा ना खास्ता ऐसा आ गया कि भाई कुछ भी एग्जाम नहीं होगा,
उनके पास फिर अपनी सेकंड अटेम्प्ट के लिए, सेट की सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम बहुत बचेगा। अब वो अपनी सेकंड अटेम्प्ट अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर तो खैर बहुत जल्दी हो जाएगा, सितंबर में अगर रिजल्ट आएगा तो 1 महीने का टाइम होगा, तो दिसंबर में, नवंबर में एसएटी इन सारे मंथ्स में भी होता है। तो ये देखें कि आप अगस्त से अक्टूबर तक आप प्रिपरेशन फॉर सेट सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, और नवंबर में भी आप ये अपनी सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन जारी रखेंगे। दिसंबर में फॉर एग्जांपल आप अपना सेट की सेकंड अटेम्प्ट दे देते हैं, उसमें भी आपका अगर खुदा ना खास्ता अच्छा स्कोर नहीं आता, तो फिर आप अपनी थर्ड सेट की अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, जो कि आप मार्च में, मई में दे सकते हैं। मई में अक्सर बच्चे कम देते हैं क्योंकि एग्जाम्स का टाइम बहुत करीब आ जाता है, तो फिर मार्च में जो है वो आप थर्ड अटेम्प्ट। तो अगर मैं बात करूं, अपनी समराइज करूं, तो हमने बात की एक अगस्त में फर्स्ट अटेम्प्ट की, अगर उसमें अच्छा स्कोर नहीं आता तो फिर दिसंबर में, और अगर उसमें भी नहीं आता तो थर्ड अटेम्प्ट आपकी जो है वो मार्च में। जनवरी में आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशंस की डेडलाइंस होती हैं, तो आपकी अगर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप उस डेडलाइंस से आगे, मतलब उन डेडलाइंस को आगे कैरी कर सकते हैं और उसमें अपनी सेट एग्जामिशन अवेल कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे, जिस तरह से तलाल भाई ने बताया कि जितना अच्छा स्कोर होगा आपका, उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन और स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। फरवरी में आप अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, और जिस तरह देखें मार्च की हमने बात की थी कि थर्ड अटेम्प्ट का जो मंथ है वो मार्च है। उसके बाद आपके अप्रैल में आपके एग्जाम्स करीब आ जाएंगे, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो भी, और अगर आप ए लेवल में हैं तो बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे। मई में आपकी वर्कशॉप शुरू हो जाती हैं, तो अप्रैल और मई में आप टाइम नहीं दे सकेंगे एसएटी को। ठीक है जी। तो जो भी करना है आपको, इन 3 महीनों को टारगेट बनाना है। सेट अगस्त, अगर नहीं आता अच्छा स्कोर तो दिसंबर, और उसमें भी नहीं आता तो अपनी फाइनल और लास्ट अटेम्प्ट सेट मार्च। और 3 अटेम्प्ट बहुत होती हैं इंशाल्लाह, इसमें 3 से कम में ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्कोर आ जाता है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 1500 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आए हैं, और परफेक्ट स्कोर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 से 8 हमारे परफेक्ट स्कोर्स हैं। परफेक्ट स्कोर्स का मतलब होता है कि 800 आउट ऑफ 800। ठीक है जी। मई और जून में ऑब्वियसली आपके सीएआईज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इंटरमीडिएट को भी साथ लेके चलूं तो उनके भी एग्जाम्स, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जून में उनके भी एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। और फिर आपकी यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन, 1 साल पूरा हम घूम के आ गए, और हम इसी वक्त खड़े होंगे अगले साल में जब हमारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट सर पे होंगे, और फिर हमारे जहन में चल रहा होगा कि भाई अब तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देना बेहतर है ना, अब एसएटी के देने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो मैं हम at IB Grads we don't want our students to be choosing their further decisions in the last moment, कि हम CAIs दे के फारिग हुए, अब हम सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, अब एसएटी का तो ऑप्शन खत्म हो गया, अब तो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं, उसमें भी टाइम कम बचा है। तो वी वांट यू टू प्रिपेयर बिफोर हैंड, we want you to get your admissions in your desired universities with before the given time when all the other students will be going for it. You will have already the admit card of your university। ठीक है ना। तो जब आपके सारे बाकी दोस्त, आपके क्लास फेलोज, आपके सर्किल में जो भी इस तरह के लोग होंगे आपकी A2 में, इंटर में, वो सब भाग रहे होंगे, वो सब देख रहे होंगे, वो सब क्रैश बैचेस में एनरोल हो रहे होंगे, वीकेंड बैचेस में एनरोल हो रहे होंगे, आपके पास सुकून से आपका एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी का हाथ में होगा, और वो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके सेट का स्कोर होगा। भाई सबको पता है अगर 1500 प्लस आ जाए तो आईबीए में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका किसी ना किसी तरह हो ही ना। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ फॉर्म भरना है, आपका तो ना इंटरव्यू होगा, आपका ना टेस्ट होगा, आपके इवन अगर 1270 प्लस भी आ जाए तो आपका फिर इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी। बट अगेन इंटरव्यू में ऑब्वियसली रुकने का चांस होता है, तो क्यों ना हम ये ट्राई करें कि भाई हम अगस्त में भी दें, अगस्त में 1500 प्लस लाने की कोशिश करें, उन 5% में से हो जाएं जो पहली अटेम्प्ट में 1500 प्लस ले आते हैं। अगर नहीं आए पहली अटेम्प्ट में तो फिर दूसरी अटेम्प्ट दे दिसंबर में, और तीसरी। तो फिर इस तरीके से इंशाल्लाह आपके पास वो स्कोर अपने मौजूद होगा। आपके सिर्फ आईबीए की मैं बात नहीं कर रहा, आईबीए भी एक्सेप्ट करता है, लम्स भी करता है, नफ्स बिजनेस स्कूल करता है, पास ने इवन अभी अपने इस साल के एडमिशन प्रोसीजर बताया, उसमें वो एसएटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में भी जो आपका इस, अगर आप प्लान से चलेंगे तो आप उनका अनलॉक कर लेंगे टेस्ट, और आप उनमें एडमिशन लेने के काबिल होंगे। उसके बाद आप चूज करेंगे, यू विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट, यू विल चूज के इन विच यूनिवर्सिटी आई वांट टू गो, और किस यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं जाना, बजाय इसके कि आप एंड में आके खड़े हों और आप यूनिवर्सिटी आपको चूज करे कि भाई एक यूनिवर्सिटी का मैं टेस्ट दे सकता हूँ और उसमें मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी टाइमलाइन फॉलो करना।
आगे चलते हैं। जो मेजर चेंजेस एसएटी में आई हैं डिजिटल होने के बाद से, सबसे पहली तो ये चेंज है कि भाई एसएटी जो है वो ऑब्वियसली पहले पेन पेपर पे होता था, अब जो है वो डिजिटल हो गया है, कंप्यूटर पे हो गया है। आपको टाइम उतना मतलब मिलता है, आपको जो गिवन टाइम होता है। ऑब्वियसली मॉड्यूल 1 में आप मॉड्यूल 2 में नहीं जा सकते, इंग्लिश के पार्ट में आप मैथ्स में नहीं जा सकते, मैथ्स में वापस इंग्लिश में नहीं आ सकते, बट विद इन द मॉड्यूल यू कैन स्किप द क्वेश्चंस, ठीक है, फिर वापस आप उस क्वेश्चंस को जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। सैट डिजिटल हो गया, और डिजिटल होने की वजह से फर्दर मैं जो आगे लिखा है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंडली, सैट शॉर्ट हो गया, ये एक मेरी नजर में ये एक मिथ है, ठीक है, क्योंकि जितना शॉर्ट हुआ है, मतलब जितने क्वेश्चंस कट डाउन हुए हैं, उससे ज्यादा टाइम कट डाउन हुआ है, और उससे ज्यादा टाइम कट डाउन होने की वजह से जो पर क्वेश्चन टाइम है वो और छोटा हो गया है। क्यों? इसकी दो वजूहत हैं। एक तो भाई आपको ऑब्वियसली जब उन्होंने आपको दोनों मॉड्यूल्स में, पहले अगर आपको पता हो कि एक मॉड्यूल में कैलकुलेटर अलाउड होता था और एक में नहीं होता था, ठीक है ना, ये जो मेरा फोर्थ पॉइंट है इसको भी मैं इसमें साथ कवर अप कर रहा हूँ कि एक मॉड्यूल में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता था और दूसरे में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता था, लेकिन अब पूरे पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड है। और कैलकुलेटर अलाउड होने की वजह से अब वो कैलकुलेटर का यूज भी उतना ही बढ़ेगा क्वेश्चंस में। पहले तो नंबर्स बड़े स्पेशली डिजाइन दिए जाते थे कि कट कट हो जाए आराम से, आपको टेबल्स आते हो, आपको स्क्वायर्स क्यूब्स याद हो, आपको मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो, तो आप आसानी से उनको कैंसिल कर लें। लेकिन अब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई ऐसी कैद नहीं है, नंबर्स भी ऐसे मुश्किल आ सकते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। और कैलकुलेटर अलाउड होने की वजह से आपका टाइम बचता है, तो इसलिए पर क्वेश्चन टाइम भी कम कर दिया गया है। तो ये शॉर्टर होना, कोई इसको ये फायदा ना समझे कि ये बड़ा शॉर्ट हो गया है, सेट डिजिटल हो गया तो आसान हो गया है। भाई आसान शॉर्ट तो हो गया है, लेकिन उससे ज्यादा पर क्वेश्चन टाइम जो आपको मिलता था वो शॉर्ट हो गया है, क्योंकि टाइम भी उससे ज्यादा कम हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात, एडेप्टिव। भाई एडेप्टिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अब्दुल्ला मलिक का नाम मुझे पार्टिसिपेंट्स में दिख रहा है। अब्दुल्ला मलिक ने मॉड्यूल 1 अटेम्प्ट किया मैथ्स का, ठीक है ना। अब अगर मैथ्स का मॉड्यूल 1 अब्दुल्ला मलिक ने अच्छा किया तो मॉड्यूल 2 उसको और मुश्किल आएगा, ठीक है ना, एल्गोरिथम चलता है पीछे। और अगर मॉड्यूल 1 अब्दुल्ला मलिक ने बुरा किया तो मॉड्यूल 2 आसान आएगा। तो ये एडेप्टिव कैसे हुआ है? ये पेन पेपर पे तो पॉसिबल नहीं था। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि मैं अल्फा कॉलेज में सेंटर लगा है एसएटी का और 500 बच्चे एसएटी का टेस्ट दे रहे हैं पेन पेपर पे, और जब सबने मॉड्यूल 1 किया तो पहले 500 बच्चों का चेक हो मॉड्यूल 1 के कैसा हुआ है, उसकी बेस पे फिर मॉड्यूल 2 दिया जाए। तो उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर पे है, आप एल्गोरिथम सेट कर सकते हैं कि भाई किसी बच्चे ने अगर 22 में से 21 क्वेश्चन राइट किए तो उसको ये मॉड्यूल देना, ये मतलब अगला मॉड्यूल इतनी डिफिकल्टी लेवल का देना। अगर किसी ने 15 राइट किए तो भाई इसको मॉड्यूल 2 फिर आसान देना। लेकिन मॉड्यूल 2 आसान होने का मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। मॉड्यूल 1 जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है। मॉड्यूल 1 की बेसिस पे ही आपका पूरा का पूरा स्कोर डिफाइन होता है। ये हुनैन भाई ने माशाल्लाह यूट्यूब पे एक पूरी हमने प्रॉपर हुनैन भाई ने वर्किंग करके कि हमने डिफरेंट तरीकों से कॉम्बिनेशन लगाए कि मॉड्यूल 1 में इतने क्वेश्चन राइट करके देखो कि क्या स्कोर आता है। तो आप जब वो देखेंगे तो आपको मेरी बात और समझ आएगी कि मॉड्यूल 1 अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है। आप मॉड्यूल 1 अच्छा करेंगे, आपका पूरा पेपर अच्छा जाए, उसका स्कोर अच्छा आएगा। आपने मॉड्यूल 1 मैसअप किया, आप मॉड्यूल 2 कितना भी अच्छा कर लें, उतना अच्छा स्कोर आपका नहीं आ पाएगा। तो ये डिजिटल सेट में जो जो चेंज आई है उसमें डिजिटल का पॉइंट हमने डिस्कस किया, शॉर्टर का डिस्कस किया कि ये एक किस तरह से मिथ है, एडेप्टिव हमने किया, कैलकुलेटर अलाउड, फिर फास्ट डिलीवरी ऑफ स्कोर्स। ये भी मैंने बीच में आपको बताया था कि पहले तो बहुत टाइम लग जाता था, जब पेन पेपर पे हम करते थे तो चेक होने में, मार्क्स आने में, रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब ऑब्वियसली क्योंकि कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर पे तो जो है वो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो उनको सिर्फ कंपाइल करने में और अपलोड करने का टाइम लगता है, और वो 2 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। पैसेजेस जो है वो इसमें शॉर्ट हो गए, इस पे तराल भाई थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अभी वाइडर एरे ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक्स थोड़े से जो है वो बढ़ गए हैं, टॉपिक्स देखे गए मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी थोड़े से बढ़ गए हैं। तो तराल भाई ये 2 पॉइंट्स आप इंग्लिश के हवाले से थोड़े से प्लीज एक्सप्लेन करें। देखिए, इंग्लिश में ऐसा हुआ है कि जो पैसेजेस, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, पहले ये होता था कि एक पैसेज होता था 800 to 900 वर्ड्स का, उसमें से 10-11 क्वेश्चंस बनते थे। और ये एक बहुत बड़ा नॉर्मली मसला भी होता था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 5 पैसेजेस आते थे, 1 घंटा होता था, उसके अंदर बच्चे
बेचारे 5 पैसेजेस पढ़ ही नहीं पाते थे, लेट अलोन के वो पैसेजेस भी पढ़े और उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। तो वो एक पेपर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाता था, जिसकी वजह से वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता था। अब इन्होंने किया ये है कि पैसेजेस की लेंथ इन्होंने कम कर दी है। हर पैसेज एक पैराग्राफ की लेंथ का होता है, जिसको आप कह सकते हो कि 6 to 7 लाइंस का, कॉलम वाइज, राइट। और हर पैसेज के साथ एक क्वेश्चन है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पैसेज में 10-10 सवाल है। पैसेज अब छोटे हो गए हैं और हर पैसेज के साथ एक सवाल है। मगर उसके साथ उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने उसके अंदर एक तो टॉपिक्स भी बढ़ा दिए हैं और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो पहले कुछ लिमिटेड जगहों से, जैसे सोशल साइंस, साइंस, अमेरिकन हिस्ट्री वगैरह से पेपर आ रहा था, तो अब उन्होंने लिटरेचर को भी इन्वॉल्व किया है, रिसर्चेस को भी इन्वॉल्व किया है, और डिफरेंट चीज़ों से जहाँ से सोर्सेज वो ले रहे हैं उसको भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, और साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस कराएं, जो भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। जी वासिक भाई, जी आई थिंक ये इंग्लिश का ही पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा इससे बात कर लेता हूँ, फिर आगे इसको आप लोग टेकअप कर लीजिएगा। देखिए, इंग्लिश का जो पेपर है, जो रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन है, उसको मैं अगर आपको समराइज कर दूं तो उसमें 4 पार्ट्स हैं: क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। ये 4 पार्ट्स बन के SAT का जो रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन है वो बन रहा है। जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर इज 28% ऑफ द पेपर, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इज 26% ऑफ द पेपर, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन 26, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज अगेन वो 20% ऑफ द पेपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे नामों का मतलब क्या है। तो देखें, अगर आसान करके मैं आपको समझाऊं तो इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज और क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, ये दो वो टॉपिक हैं जो रीडिंग से रिलेटेड है। अब मैं आपको गिनवा दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स वो आपकी चेक करेंगे। आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाएगी, आपकी एनालिसिस की स्किल्स चेक की जाएंगी, एक पैसेज को क्यों लिखा गया, व्हाई इट वाज रिटन, हाउ इट वाज रिटन, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ये सारी स्किल्स आपकी चेक की जाएंगी। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन का क्या लिंक बन रहा है ग्राफ के साथ, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ये चीज आपकी चेक की जाएगी। ये सारी स्किल्स आपको चेक की जाएंगी। अच्छा, एक और जो फन फैक्ट है वो ये है कि जब सैट रीडिजाइन हुआ था 2016 में, तो उन्होंने वोकैबुलरी एलिमिनेट कर दी थी, ये कह के कि यार ये तो ऑब्सक्योर है और अब तो इतने ज्यादा वर्ड रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अब जब सैट डिजिटल हुआ है तो उन्होंने वोकैबुलरी ना सिर्फ वापस आई है, बल्कि एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन में वापस आई है। जो मैंने आपको बताया कि क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर का हमारे पास जो सेक्शन है दैट इज 28%, राइट। तो ये जो 28% है, इस 28% में से आप समझ लें कि 14% ऑफ द पेपर ये वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट यानी वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यानी अगर कोई बच्चा वोकैबुलरी अच्छी करके जा रहा है तो उसके 7 to 8 क्वेश्चंस तो वैसे ही सही हो जाएंगे। 7 to 8 क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट एटलीस्ट 80 to 120 पॉइंट्स। तो अब अगर आपका स्कोर बगैर वोकैबुलरी के क्वेश्चंस के 550-600 आ रहा है, तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस अगर आप सही कर लें तो यू कैन जंप अप टू 650 और 700। तो ये इतना बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये 2 टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो आगे 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। ये 2 टॉपिक्स रिलेटिवली आसान भी हैं और इनका जो ताल्लुक है वो राइटिंग से है। तो फर्स्ट 2 आर अबाउट रीडिंग एंड द नेक्स्ट 2 आर अबाउट राइटिंग। स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस इज ऑल अबाउट ग्रामर, ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स और जितने डिफरेंट रूल्स हैं वो सारे इसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं और इसके अंदर टेस्ट किए जाएंगे आपके, जैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, प्लूरल्स एंड पोजेसिव्स है, प्रोनाउंस है, मॉडिफायर्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज में कोहेजन और सेंटेंस रिलेशनशिप चेक किया जाएगा कि डिफरेंट सेंटेंसेस में रिलेशन कैसे बनेगा। और एक नया क्वेश्चन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, रेट्रिकल सिंथेसिस, इन विच दे विल गिव यू इन्फॉर्मेशन और नोट्स कुछ दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ सवाल दिए जाएंगे। ऑल इन ऑल, अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और साथ में अगर आप ग्रामेटिकल रूल समझ लेते हैं, ठीक है, तो होपफुली यू कैन गेट अ गुड स्कोर। दैट इज व्हाट द रीडिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट। बाकी मैथ, हुनैन भाई, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट। सही है। अच्छा, मैथ में ना आसान सी इसमें कहानी ये है कि टोटल अब मैथ का पेपर जो है वो 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। अच्छा, मैथ की सिर्फ यही स्लाइड है, इसके बाद में कुछ है? ये स्टाइल है। हाँ ठीक है। मैथ का पूरा पेपर जो है अब वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले है अलजेब्रा, उसके बाद वी हैव ज्योमेट्री, उसके बाद वी हैव डाटा एनालिसिस एंड देन वी हैव एडवांस टॉपिक्स। अब क्या मतलब इस बात का? अलजेब्रा में सब आ जाता है। अलजेब्रा में वो मिडिल टर्म ब्रेक आ जाती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाता है। अलजेब्रा में वो जो मशहूर मशहूर फॉर्मूले हैं, a + b होल स्क्वायर, वो आ जाता है।
फिर इसके बाद थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो इसमें रूट्स वाली बात भी आ जाती है। रूट्स वाली बात से क्या मुराद है कि रियल रूट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स तो ऑफ कोर्स से हट चुका है। पहले कॉम्प्लेक्स रूट्स आता था, अब नहीं आता। और इसमें सारी पॉसिबल अलजेब्रा, पावर, अंडर रूट सब आ जाता है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री में जो मेजरली देखा जाता है वो लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, और कभी कभार उनका मूड होता है तो कोई मुश्किल ज्योमेट्री का सवाल दे देते हैं। प्रिज्म का एक सवाल दे दिया, सिलेंडर का एक सवाल दे दिया, लेकिन ज्योमेट्री में यही चीजें आती हैं। अच्छा, इसके बाद बारी आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस यूजुअली स्टैट से लिंक है। स्टैट से लिंक क्या है? जैसे मीन, मीडियन, मॉड, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्राफ को पढ़ के परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले। इसमें नॉर्मली ना टेबल्स और ग्राफ्स ये सब यूज होता है। और लास्ट है हमारे पास एडवांस टॉपिक्स। एडवांस टॉपिक्स में फंक्शंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पैराबोला है, ये सब आता है। अच्छा, हम बच्चों को क्लियरली कहते हैं, बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल बात करते हैं, हम बच्चों से कहते हैं भाई अगर किसी ने हमारे पास सारी क्लासेस ली, अगर किसी ने कोई छुट्टी नहीं करी, अगर किसी ने सारा होमवर्क करा, तो मैथ में उसके 600, क्योंकि आईबी की रिक्वायरमेंट 600 है, तो हम आईबीए को अपने बेंचमार्क बनाते हैं। आपके मैथ में 600 से कम नहीं आ सकते अगर आपने सारी क्लासेस ली हैं, अगर आपने सारे प्रैक्टिस टेस्ट करें, अगर आपने सारी चीजें अच्छे से करी हैं, तो आपके मैथ में 600 गारंटीड है, गारंटीड। इसमें कोई बहस नहीं है। सही है? क्यों? क्योंकि सैट के पेपर में आपको पता होता है कि यार ये पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यही गारंटी इंग्लिश का बंदा भी देने को तैयार है। लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम ये है, हम पाकिस्तानियों ने कभी बुक रीडिंग की नहीं है। हम पाकिस्तानियों ने कभी रीडिंग को अपनी हॉबी बनाई नहीं है। हमारे यहाँ पर जब एक 10 साल का बच्चा फारिग बैठा होता है, तो उसकी माँ या उसके अब्बू उसको लेके बैठ जाते हैं मैथ के सवाल लेके। हमारे यहाँ रीडिंग का रुझान ही नहीं है। तो वो बच्चे ने कभी जिंदगी में, अभी मैं आपसे एक रैंडमली सवाल पूछूं, इसका जवाब आप अपने आप को खुद दे देना। आप में से कम कितने लोग बैठे हुए हैं? तकरीबन 30 लोग बैठे हुए हैं ना। 5 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो ऑन एवरेज हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन आधा आधा घंटा रीडिंग करते हो। या तो आप रीडिंग करते हैं या आप रीडिंग नहीं करते। जो रीडिंग करता है वो तो सारा दिन रीडिंग करता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में रीडिंग का मिजाज ही नहीं है। अब मैथ में क्या है, बचपन से मैथ में फोकस किया जाता है, 90% मार्क्स लाने हैं, 95% मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं। तो यूजुअली पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आता है। हम तो भाई बच्चे को कहते हैं, पहली क्लास में गारंटी दे देते हैं कि भाई तुम छुट्टी नहीं करना, तुम होमवर्क टाइम पे करना, तुम प्रैक्टिस टेस्ट हमारे साथ करना। हम 15-15, 20-20 प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं। हम तो बोलते हैं बच्चे को ये कर लो, स्कोर आ जाएगा। बस ये कहानी है। तो मैथ की तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। मैथ आपने हमारे साथ जोड़ के अच्छे से करनी है, जितनी क्लास में हो रही है उतनी करनी है, होमवर्क करना है, बस छुट्टी हो गई मैथ की। सैट में तो सारी गेम इंग्लिश की है, सारा फोकस इंग्लिश के ऊपर रखना होता है। अच्छा, इंग्लिश में भी, इसमें उन्नति में आपकी बात में ऐड करूं, इंग्लिश भी कॉलेज बोर्ड ने अब बहुत ऑब्जेक्टिव कर दी है। ये एक बड़ा मसला है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एडवांटेज नहीं होगा। लेकिन कंसिडरिंग एक बच्चा मुनासिब लेवल के ऊपर भी रीडिंग कर रहा है, 20-25 मिनट भी अगर वो रोजाना पढ़ लेता है निकाल के, तो इतना पेपर को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है। अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम स्पेसिफिकली पेपर्स के डिस्कशन के लिए एक सेशन करेंगे। मगर इतना ज्यादा अब उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है कि इफ यू अंडरस्टैंड के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यू कैन इजीली स्कोर। और एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक पेपर में कुछ और आ रहा है। तो यू कैन इजीली डू इट इफ यू अंडरस्टैंड। खैर, तो मूविंग ऑन। बिल्कुल, आगे चल रहे हैं। जी सैट की डेट्स मैं थोड़ी सी इस पे बात कर लेता हूँ। अच्छा, सैट की डेट्स में ना यूजुअली पहले होता था साल में 4 सैट होते थे। अगस्त नहीं होता था, नवंबर नहीं होता था। लेकिन अब जब से डिजिटल हुआ है कि उसको मैनेज करना आसान हो गया है, तो अब साल में 6 सैट होते हैं। मैं थोड़ा सा उसको लोकली फोकस कर देता हूँ। लोकली 6 के 6 सैट अगले साल के आईबीए के एडमिशंस के लिए एप्लीकेबल है। आईबी में साल में 2 एडमिशन होते हैं। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले से आप आईबीए राउंड 1 में अप्लाई कर सकते हो, और मार्च और मई को इंक्लूड करके सारे 6 में से कोई भी 6
कोई भी एक आप राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो। लम्स की अगर मैं बात करूं, लम्स में आप राउंड 1, लम्स की भी 2 एप्लीकेशंस होती हैं। राउंड 1 में आप अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 में से कोई भी साट दे सकते हो। लेकिन राउंड 2 में अगर आप लम्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ मार्च वाला सैट एक्सेप्ट होगा, सही है। बाकी सीबीएम, जैबिस कोई भी कभी भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब उनसे पहले तक जो भी सैट हुआ होगा वो अप्लाई कर सकते हो। अब्रॉड में यूजुअली सेशंस की जो स्टार्टिंग डेट्स होती हैं वो आपस में मैच नहीं करती। जैसे हमारे यहाँ पर स्प्रिंग सेशन नहीं होता, टॉप यूनिवर्सिटीज में स्प्रिंग सेशन नहीं होता, पूरी दुनिया में स्प्रिंग सेशन होता है। तो अगर कोई 2025 के स्प्रिंग सेशन में जाना चाहता है तो वो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन देखे कि वो क्लोज कब हो रही है, उससे पहले सैट देंगे। तो ये डेट्स में बात है। बाकी ये डेट्स ये फाइनल डेट्स हैं। इसमें एक हैक ही होता है कि अगस्त में जो लास्ट सैटरडे होता है उसमें उसमें टेस्ट होता है, और बाकी सब में फर्स्ट सैटरडे को टेस्ट होता है, मार्च में सेकंड सैटरडे को टेस्ट होता है। कोई इसमें ऐसी याद करने वाली बात नहीं है, बस ये छह छह इनकी डेट्स हैं। चलो आगे करें। ये कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आईबी का तो फिक्स क्राइटेरिया है, ठीक है। आईओबीएम जैबिस का फिक्स क्राइटेरिया है। लम्स का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हमने 1250 वाले का एडमिशन होते हुए देखा है, हमने 1440 वाले का एडमिशन नहीं होते हुए देखा। लम्स में ओ लेवल्स और मैट्रिक के ग्रेड्स ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, लेकिन अगर किसी के 1500 आ जाए तो लम्स भी भाई उसको फेल करते हुए 2 दफा सोचेगा, क्योंकि 1500 एक अलग कहानी होती है। 1500 का मतलब होता है भाई बुल जाए, ठीक है। वो जो 60 में 1490 और 1500 में जो फर्क है ना, वो सारा साइकोलॉजिकल फर्क है। 1490 वाला बच्चा बहुत अच्छा होता है, 1500 वाला बेहतरीन होता है, क्योंकि 10 पॉइंट का फर्क है। तो लम्स में कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो 1300 से 1600 के बीच में एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक ग्रेड, ओ लेवल्स, मैट्रिक, इंटर सब काउंट होता है। आईबी में ऐसा कुछ नहीं है। आईबी में सीधी सीधी कहानी है, ये स्कोर ले आओ काम हो जाएगा। बीबीए एसीएफ के लिए 1270 ले आओ, जिसमें 600 600 होने चाहिए इंडिविजुअली। और बीएस इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेस के लिए 1200 ले आओ और 600 600 होने चाहिए। सीएस के लिए 670 640। और आईओबीएम, जैबिस्ट और केएसबीएल में 1100 प्लस पे भी एडमिशन हो जाता है। इस साल तो फास्ट ने भी बहुत क्लियरली बताया है कि भाई सैट की बेसिस पे वो भी एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन जब तक उनका प्रोसेस, यार ये एनोटेट बंद कर दें, जब तक उनका प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार कितनी सीट्स हैं, क्या मामला है। तो अगले साल जब आप लोग अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटीज में, तब तक आपके लिए अच्छी कहानी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिलहाल भी आगे करें। जी। ये एक रेंज ऑफ स्कोर्स हैं जो कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के हैं, सही है। प्रिस्टन है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड वगैरह, इनके इनके क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं। तो वही वाली बात है, इसमें भी सिर्फ स्कोर की बेसिस पे एडमिशन नहीं होता। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी आवाम है जो सोचती भी नहीं है बाहर जाने का इन टॉप यूनिवर्सिटीज में। हाँ, फाइनेंशियली ये बहुत महंगी है और यहाँ पर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल ट्राई करें भाई। ये तो टॉप 20 है, इनमें स्कॉलरशिप के बाद भी करोड़ों रुपए की फीस बनती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देती हैं। जैसे अगर किसी ने टर्की में पढ़ना है, टर्की में अगर आपका 1300 स्कोर है तो आपको बहुत हाई चांस है कि आपको टर्की की यूनिवर्सिटीज में 75-80% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैं यूजुअली टर्की की यूनिवर्सिटीज रिकमेंड नहीं करता उस बच्चे को जो यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है वापस आएगा, क्योंकि टर्की की यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर अच्छी हायरिंग नहीं है। लेकिन अगर आपका बाहर जाने का प्लान है और आपका शिफ्ट होने का ही प्लान है तो टर्की इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अब आगे करें। जी। अच्छा, ये तलल भी आप बात करोगे इसमें? जी कर लेते हैं। ठीक है, आप कर। सैट की जो स्कोरिंग है ना, सैट की स्कोरिंग को थोड़ा सा आपको समझना ये इसलिए जरूरी है। मैं आपसे थोड़ा सा स्टार्ट शेयर करता हूँ 2023 के। ऐसे कॉलेज बोर्ड बेसिकली एक रिपोर्ट जनरेट करता है हर साल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएटी दिया और जितना उनका स्कोर्स कितना आया, वो कौन सी कंट्रीज के थे। यानी आप जब कॉलेज बोर्ड का फॉर्म फिल आउट करते हैं ना, तो आपसे बहुत सारी डिटेल्स वो मांगी जाती है वहाँ पे। वो सारी डिटेल्स की एक रिपोर्ट बनाई जाती है और एट द ईयर एंड के ऊपर वो शेयर की जाती है। अच्छा, अब स्कोर से ही मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट में कॉलेज बोर्ड ने अपने स्कोर शेयर किए थे तो जो 2023 में आए थे। नाउ अराउंड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया था,
जो मेजॉरिटी बच्चों का स्कोर था, यानी जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी थी, वो स्कोर था 1000 से लेके 1100 के बीच में, राइट। सो यानी समवेयर अराउंड हियर, अगर जैसे आप यहाँ पे भी देखें ना, तो जो टॉप जा रहा है वो सबसे टॉप पे था। उसके बाद फिर जितना स्कोर बढ़ता जा रहा था, उतना जो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कम होते जा रहे थे। तो आपको ऑब्वियसली कम स्कोर भी कम बच्चों का आता है बहुत ज्यादा, और ऑब्वियसली 1500 और 1600 की तरफ भी बच्चे कम जाते हैं। तो ये बेसिकली इसको ये नॉर्मलाइज्ड स्कोरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से सैट को एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है, जिसमें एक परसेंटाइल बनता है, और उसकी उसकी वजह से जितना भी स्कोर हैं, जितने भी टोटल स्कोर्स हैं, उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। नाउ बेस्ड ऑन द टेस्ट टेकर्स, कि वो कितने स्मार्ट हैं, वो हर टेस्ट में कैसा स्कोर कर रहे हैं, टॉप स्कोरर्स जो हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट एक कर्व बनता है हर टेस्ट का, जिसकी बेसिस के ऊपर कभी कभार आप टेस्ट इतना अच्छा आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो वाकई टेस्ट मुश्किल था और वो सबका ही इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इतना अच्छा ना होने के बावजूद भी आपका स्कोर रिलेटिवली बेहतर आ जाता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद, और वाइस वर्सा भी हो जाता है इसके अंदर। तो दैट इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन इज। और सैट की स्कोरिंग में स्टैंडर्डाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट इसमें क्रिएट होता है। तो इसमें मतलब समझने वाली एक बात ये थी कि अगर आप पूरी तैयारी करके जा रहे हैं और अगर आपको सैट में कोई चीज ऐसी लगती है जो बहुत मुश्किल है, तो आपको मतलब घबरा के पूरा पेपर खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने तैयारी अच्छी की है और आपको पेपर वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है, तो चांसेस आर कि वो पेपर वाकई मुश्किल हो। और अगर वो आप उसके अंदर गड़बड़ करेंगे, तो चांसेस आर कि मेजोरिटी ऑफ अदर स्टूडेंट्स विल डू दैट गड़बड़ एज वेल, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। होपफुली जो स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज होने के बाद एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपका स्कोर। इंशाल्लाह। इसको परसेंटाइल भी कहते हैं। ये जो कहानी होती है ना, इसको परसेंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। वासिक भाई आप बात करेंगे? जी। तो इसमें हमारे ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट में जब आपको टाइमलाइन बताई तो मैंने बताया आपको कि सैट अगस्त आपके लिए बेहतरीन मौका है, जिसमें आप बिल्कुल अभी फ्री हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं है ईद के बाद से इंशाल्लाह। अब वैसे तो ईद भी जब पढ़ने का टाइम आता है, पढ़ने की चीजें होती हैं, तो ईद में भी बंदे को अपनी एंगेजमेंट और चीजें लिमिट करनी चाहिए। अभी ये फैसला करना चाहिए कि अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेट अगस्त की तैयारी करें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफरेंट बहुत सारे सालों में डिफरेंट अटेम्प्ट्स के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चों की मेहनत से, टीचर्स की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्कोर्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और उनसे बच्चे एडमिट हुए हैं लम्स में, आईबीएम में, सीबीएम, जेबेस्ट, और अब इंशाल्लाह फास्ट में भी होने जा रहे हैं। बाहर भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारी 8 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। 8 जून तो मतलब कल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हमारी, आज 9 जून है, ठीक है। तो आप जो है वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करा के आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, सेट अगस्त के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इंग्लिश और मैथ्स की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और एक हमारे ये आपसे जो है वो प्रॉमिस होगा, जो एक हम मनी बैक गारंटी करते हैं, वो हम ये करते हैं कि अगर आपने, हम पहली क्लास में आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, आपने अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया और अ, अगर उसमें आपने दो, जो फाइनल आपका एसएटी का टेस्ट होगा, तो ये 2-3 महीने के स्पैन में अगर आपका 200 मार्क्स आपके स्कोर में ऐड नहीं हुए, तो ठीक है, तो हम उसमें जो है वो आपको, गिवन दैट आपने सारी क्लासेस ली हो, आपने सारे टेस्ट किए हो, आपने प्रॉपर होमवर्क किया हो, तो हम आपको आपकी जो है वो फीस है वो वापस कर देते हैं, अगर आपका 200 मार्क्स से इंक्रीज नहीं आता तो। लेकिन उसमें ये शर्त है कि आपने एक भी छुट्टी ना की, आपने सही तरीके से पढ़ा हो। तो इसका मतलब कोई सच कोई ऐसी वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इतने श्योर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे साथ सही तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि उनैन भाई ने कहा कि मैथ्स की तो टेंशन भूल ही जाओ, अगर सारी तुमने क्लासेस ली हैं, सब कुछ किया है, सारा होमवर्क किया है, तो इसी तरह अगर इंग्लिश में भी आपने इसी तरह से किया, तो आपका 200 स्कोर इंक्रीज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह होगा ही होगा। फिर आप अगर इसमें नीचे देखें, तो जिस तरह मैंने अभी पीछे बात की कि अब परफेक्ट स्कोर्स, तो परफेक्ट स्कोर्स इंग्लिश एंड मैथ्स में बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 7-8 के करीब हमारे परफेक्ट स्कोर हैं। परफेक्ट स्कोर बहुत बड़ी बात होती है, 800 में से 800 मतलब एक सवाल भी गलत नहीं हुआ बंदे का, ठीक है ना। और 1500 प्लस जिस तरह के आउटस्टैंडिंग स्कोर समझा जाता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों के जो है वो आए हैं। तो 8 जून से हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, शुरू की अभी एक दो, आज एक दूसरी क्लास थी, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 क्लासेस तक एडमिशन्स लेते हैं।
तो आपको ईद से पहले पहले मेरा मशवरा होगा कि आप ईद से पहले पहले जो है वो इसमें रजिस्टर करें और अपनी सेट की क्लासेस स्टार्ट करें। ईद से पहले एक और वीकेंड अभी आना है, उसमें जो है वो हम हो सकता है कि अपने बैचेस क्लोज कर दें, या मैक्सिमम मैक्सिमम ईद के बाद वाले वीकेंड पे। अच्छा, तो इसमें ये आपके लिए। इसमें बात ऐड जी कर दूं आसिफ भाई, इसमें जैसे जी हर कैंपस की अपनी अपने टाइमिंग्स, अपनी सुटेबिलिटी, बिल्कुल अपने बिल्कुल वो बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो आप बिल्कुल लोग सब जो जिस कैंपस से या ऑनलाइन जिसका जो भी बिल्कुल दिमाग है, तो वो उसके हिसाब से अपने बिल्कुल नियर कैंपस पे बिल्कुल कॉल करके। ऑब्वियस। हाँ, ये क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर 8 जून से आप स्टार्ट करेंगे कैंपस, आपका 8 जून से आपका नियरेस्ट कैंपस स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर कम दिन रहेगा। सैटरडे संडे को सिर्फ वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप क्या नाम है आगे से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको एक दिन और, क्योंकि आप फ्री होंगे अभी, आपका ना कॉलेज है ना कुछ है, तो आपको हम 3 से 4 दिन भी इंगेज कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस, फिर थोड़े टाइम में स्टार्ट होते जाएंगे, लेकिन बैच स्टार्ट होने के 4 क्लासेस के अंदर अंदर हम अपने एडमिशन जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो ये आपने बस देखना है कि डोंट लूज टाइम, और ऐसा ना हो कि आप फॉर एग्जांपल जुलाई के मिड में खड़े हो या अगस्त के स्टार्ट में खड़े हो और सेट अगस्त आपको फिर करना हो, तो उसके लिए फिर कोई टाइम नहीं बचेगा। हम तो फिर एडमिशन लेते भी नहीं है, ठीक है ना। जब हमें पता होता है कि हम रिवीजन भी नहीं करवा सकते, हमारा कोर्स आगे चला गया है, तो हम बिल्कुल भी एडमिशन फिर उसमें लेते ही नहीं है। और यही वजह है कि हम डिफरेंट बैचेस स्टार्ट करते रहते हैं। इसी वजह से हमारे एक बैच में पर बैच, एक तो हमने एक लिमिट भी सेट की हुई है कि मैक्सिमम क्लास साइज हमारा जो है वो 30 होता है, और एवरेज 20 स्टूडेंट्स पर बैच होते हैं। और इसकी वजह यह है कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। अगर मैं जो है वो अ, तैयब के नाम से नहीं बुलाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई वो जो ब्लैक शर्ट वाले भाई, आपने होमवर्क किया है नहीं किया, तो तैयब को लगेगा कि यार ये तो मुझे जानते ही नहीं है, इनको तो कोई लेना देना ही नहीं है, टीचर को मेरे जब नाम ही नहीं पता तो उसको क्या पता होगा मेरा स्कोर आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। तो ये वहां होता है जहाँ पे 60 70 80 80 बच्चे एक क्लास में बैठे होते हैं। वो 2 3 बैचेस बनाने के बजाय एक ही बैच में सबको जो है वो रखा हुआ होता है। तो इस वजह से जो है वो इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल भी जो है वो मॉडल नहीं है, चीजें नहीं है। हम छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं ताकि टीचर्स आराम से बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन के साथ, कम क्लास साइज के साथ पढ़ा सकें, और बच्चे भी अपने फील कर सकें कि भाई मेरी आवाज को सुना जाता है, मेरा टीचर मुझे जानता है, मुझे नाम से जानता है, उसको पता है कि मैंने क्यों छुट्टी की थी, कब की थी, क्या है क्या नहीं है, जो कि मैं ज्यादा क्लास साइज में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये एक फीचर है जो हमने जो है वो मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तलाल भाई। दूसरा, ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई अचीवर्स की लिस्ट है, ठीक है जी। इसमें आप देखें तो के 5 शुरू के जो है वो हमारे 1500 हैं, फिर इनमें से बहुत सारे जो आगे 1400 में से हैं, इनमें से बहुत सारे 800 जिन्होंने स्कोर किया है इंग्लिश में, मैथ्स में परफेक्ट स्कोर किया है। और दीज स्कोर्स आर इनफ टू गेट यू एडमिशन इन आई गेस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। अगर बाहर की बात करें तो बहुत अच्छा स्कोर है ये अब्रॉड के लिए। 1500 ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग होता है, बट 1400 प्लस इज ऑल्सो गुड। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह लम्स ने आपने पीछे देखी रेंज 1300 से स्टार्ट होती है, और आईबीए की जो है आपको पता है 1450 1470 प्लस डायरेक्ट एडमिशन होता है कि सिर्फ फॉर्म भरने की देर होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई अचीवर्स हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सेट के अटेम्प्ट्स में ये स्कोर्स सिक्योर कर चुके हैं। और उसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितने एक फोटो में आपको दिखा सकते थे वही इसमें हमने ऐड किए हैं जी। उसके बाद ये मेरिट स्कॉलरशिप्स हम सेट के लिए ऑफर करते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े जो है वो उन्होंने कॉलेजेस में भी अपने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, तो उनको होता है कि भाई हमें स्कॉलरशिप मिले। और ऑब्वियसली हम भी इसको वैल्यू करते हैं कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं वो बहुत पोटेंशियल है उनमें, और वो बहुत हमारी थोड़ी सी गाइडेंस से वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर लेके आ सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स ओ ए लेवल्स के लिए कि अगर आपकी 8 A's हैं ओ लेवल्स में और साथ साथ आपके 3 A's हैं ए लेवल्स में, तो 50% आपके लिए ऑफ। 8 A's अगर आपके ओ लेवल्स में है, या फिर 3 A's ए लेवल्स में है तो 25% ऑफ। और अगर आपके ओ लेवल्स में 7 A's हैं तो 15% ऑफ। सिमिलरली फॉर इंटरमीडिएट 90% अगर आपकी फर्स्ट ईयर में है, जो कि मेरा ख्याल है इस साल तो पता नहीं कोई 2 4 बच्चों की होगी, उनके लिए जो है वो हमारा 50% ऑफ है। 85% अगर है फर्स्ट ईयर में आपकी तो 25% ऑफ, और 80% अबव है तो 15% ऑफ। तो ये आपके लिए एक मेरिट स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी हमारे लिए है। और इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी बता दूं कि देखें जी, हम
बच्चे की तालीम पे, बच्चे आगे बढ़ जाए, कुछ कर जाए, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मेरिट स्कॉलरशिप नहीं बनती और वो फॉर एग्जाम्पल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे हर कैंपस पे नीड बेस्ड फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। वो नीड बेस्ड फॉर्म भी फिल कर सकता है, जिसकी बेसिस पे हम उसको उसका फॉर्म देखते हुए जो है वो जो उसको स्कॉलरशिप मुनासिब होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड तलाल भाई प्लीज। ठीक है जी, तो ये दैट्स ऑल फॉर द सेशन। तलाल भाई, हुनैन भाई और मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि आपको जितना सेट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस दे सकते हैं उतनी दें। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बच्चे हैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। शुरू के कुछ क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, अगर वो मैं जो है वो आप लोगों को दिख रहे हैं तलाल भाई, हुनैन भाई, दिख रहा है चैट में आपको? जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट हार्ड फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज, अजद का। भाई अजद देखो, पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल और इन यूनिवर्सिटीज में एसएटी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अभी सिर्फ आपको फास्ट का बताया कि फास्ट में इस साल से जो है वो सेट को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। इसके अलावा आप नस्ट का अगर सुनेंगे तो वो नस्ट बिजनेस स्कूल के लिए सेट एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है और मेडिकल करना है या कुछ और करना है तो आपके लिए सेट नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में, खास तौर पे हम जाते हैं ए लेवल कॉलेजेस में, तो वहां पे बच्चों को बस बोला गया होता है कि भाई सेट देना है। अब ये नहीं देखा कि उसको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, उसके लिए सेट काम का है ही नहीं। उसके लिए ई कैट काम का है, एम कैट काम का है। भाई अगर बिजनेस यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपके लिए सेट बेहतरीन है। और कुछ चंद हैं, जैसे कि मैंने फास्ट बोली, ठीक है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज भी सेट एक्सेप्ट करती हैं। और बाहर अगर जाना है तो फिर आपकी अलग बात है, फिर ऑब्वियसली सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। अगला सवाल, some international universities doesn't accept SAT, instead ask for IELTS, so a bit overview over that। जी हुनैन भाई, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? यार ये डिपेंड करता है। देखिए इसमें तरीका ये है, मैं तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए सबको कहता हूँ कि द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इज, या तो आप अपनी खुद यूट्यूब पे रिसर्च करो या फिर आप किसी काउंसलर के पास चले जाओ। जैसे यूएस में सैट एक्सेप्टेड है, यूके में यूके यूनिवर्सिटीज के लिए सैट देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें सीन ये है कि रिकमेंडेड यही होता है कि भाई आप जो हो ना, वो किसी काउंसलर के पास जाओ जो कि आपको अच्छे से गाइड कर देगा। इंटरनेशनल के लिए, लोकल के लिए तो टेंशन ही नहीं है, हम हैं आपके पास। वरना आप खुद भी जो यूनिवर्सिटीज आपकी टारगेटेड हैं, आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि भाई सेट की क्या स्कोर रिक्वायरमेंट है और वो सेट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मोर ओवर इन्होंने ही आगे सवाल पूछा हुआ है कि सेट प्रिपरेशन विल बी स्टार्ट, मोर ओवर व्हेन सेट प्रिपरेशन विल बी स्टार्ट फॉर नवंबर और दिसंबर। देखिए बेटा, नवंबर और दिसंबर के लिए ऑब्वियसली 2 से 3 महीने पहले आप समझो अगस्त सितंबर में जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन अगेन मोहम्मद अली, अगर आप अभी अपने A2 में हैं या आप अपने इंटर में हैं तो आपको मोहम्मद अली ये बेस्ट टाइम ये है आपके सेट अगस्त के लिए। थोड़ी सी आपको कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी अपनी छुट्टियों की, अपने आराम की, अपने घूमने जाने की, लेकिन वो आपको आगे जाके पे ऑफ करेगी। देखिए मैं ये समझता हूँ, छोटी सी एक बात कर रहा हूँ कि जो जिंदगी है आपका नाम ही है ये फैसला करने का कि अभी कौन सी मुश्किल उठानी है और आगे कितना जो है वो सुकून उससे मिलेगा, वो ज्यादा वर्थ इट है, या फिर अभी छोटी सी आसानी लेके लंबी मुश्किल या लंबी टेंशन उठाने की। तो यही आपको फैसला करना है। अब आप बड़े हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि अब ऑब्वियसली अब आप माशाल्लाह सारे कॉलेजेस में आ गए हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी अपना रोल थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं कि भाई अब बच्चा बड़ा हो गया, इसको पता है अपना अच्छे बुरे का, इसको पता है मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ईद पे दोस्तों के साथ जानवर देखने जाना इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये अगस्त का जो है वो बैच बेहतरीन रहेगा। लेकिन नवंबर दिसंबर के लिए सितंबर के करीब, आप अगस्त सितंबर में जो है वो पता कीजिएगा, तो उस वक्त बैचेस स्टार्ट होंगे जी। साद अहमद कह रहे हैं व्हाट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। बेटा बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी रीजन के थ्रू फिजिकल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, जो कि कराची में आप रहते हुए, अगर आपके करीब हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह 6 कैंपसेस हैं, DHA, भादराबाद, गुलशन, जौहर, नॉर्थ नाजिबाबाद, मलीर। तो इन 6 कैंपसेस में से अगर आपके कोई करीब नहीं है या कोई भी इशू है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सेम डेट पे शुरू हो रही हैं। मुबश्शिर पूछ रहे हैं सर, इफ आई टेक एडमिशन नाउ सो कैन वी स्टिल गिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। जी मुबश्शिर, आपने मेरा ख्याल है मनी बैक गारंटी वाली चीज को बहुत हमारी जो है वो क्या नाम है सोच लिया है। अच्छी बिल्कुल बात आप है। डायग्नोस्टिक टेस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह।
अगर आपका 200 स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ असल सेट में, गिवन दैट आपने सारी जो है वो क्लासेस ली हो, सब कुछ किया हो, तो आप जो है वो बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल होंगे, जो मनी बैक गारंटी वाली ऑफर के लिए। तो आप बिल्कुल डायग्नोस्टिक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सैटरडे संडे को क्लास होगी, तो आप कोशिश करेंगे मंडे टू थर्सडे में जाके किसी दिन डायग्नोस्टिक टेस्ट दे दें। व्हाट अबाउट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज मेरी इन आवाज आ रही पास्ट? है वासिक भाई, मेरी आवाज क्लियर है? जी अब क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन मेरे पास ये डायरेक्ट मैसेज में आए हुए हैं, दो क्वेश्चंस। एक तो ये है कि इफ वी गिव एसएटीज डू वी नीड टू गिव यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट? तो वर्दा से ये बात आई है। वर्दा, ये बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि अगर आप एसएटी देती हैं और आपका स्कोर इतना आ जाता है जितना उस यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्शन के लिए रखा है, तो फिर आपको उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर आप एसएटी की बेसिस के ऊपर वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और आप उसमें आगे जा सकते हैं, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। जी अच्छा वासिक भाई। तलाल भाई, इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, जैसे आईबीए के लिए अगर आप वर्दा बात करें, तो बेटा आईबीए में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका स्कोर 1270 टू 1470 आया, जिसमें आपको पता है कि यार मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, और आप चाहती हैं कि यार इंटरव्यू भी ना देना पड़े, तो यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आप दोबारा सेट दे के उतना स्कोर राइज नहीं करना चाहती, तो फिर आप जो है वो आईबीए का राउंड 1 भी दे सकती हैं, और उसमें एक ही फॉर्म के ऊपर आप फॉर्म फिल करके सेट एग्जाम्शन अवेल करेंगे, और फिर आप आईबीए को ईमेल करेंगे कि भाई आई हैव अवेल्ड योर सेट एग्जाम्शन बट आई आल्सो वांट टू गिव द टेस्ट, तो आपको वो एडमिट कार्ड इशू कर देंगे, जिससे आप टेस्ट भी दे सकेंगे। इससे ये होगा कि आप दोनों बेसिस पे कंसीडर किए जाएंगे और बेस्ट सिनेरियो आपका काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन वाला स्कोर आ जाता है, तो फिर आपका सेट में आपको नाम नहीं दिखेगा, सेट एग्जाम्शन में आपको डायरेक्ट एडमिशन में दिखेगा ऑन टेस्ट बेसिस। और अगर खुदा ना खास्ता आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो आपको सेट में तो ऑलरेडी आपके हाथ में इंटरव्यू होगा, वहां पे नाम दिखेगा। तो इसलिए कुछ बच्चे इसको प्रेफर करते हैं कि ठीक है भाई, सेट में तो मेरा नाम आ गया एग्जाम्शन के लिए, लेकिन मुझे जो है वो टेस्ट भी एग्जाम करना है, तो मैं जो हूँ वो दोबारा से आईबी का टेस्ट दे देती हूँ, और टेस्ट एग्जाम्शन इंटरव्यू भी मेरा एग्जाम होने का चांस बढ़ जाएगा। मेरे पास रिसेंटली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन जो बच्चों ने सेट दिया हुआ था, फिर वो आए, उन्होंने कहा भाई हमने सेट दिया हुआ है, बट हमें जो है वो इंटरव्यू हमें देना पड़ेगा, उससे हम बचना चाहते हैं, तो उनको हमने यही वो रेफर किया, प्रेफर किया, और आईबीए में माशाल्लाह उन्होंने ऐसा स्कोर अचीव किया कि उनका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, तो वो बच गए उससे। तो ये एक बात है कि आप दोनों कर सकते हैं। जी तलाल भाई, दूसरा आपके पास प्राइवेट मैसेज में क्वेश्चन? यार आई थिंक ये हो गया है। ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग का कह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें आगे। ठीक है, चलो अफजल पूछ अभी रहे हैं। वासिक भाई आप लोग कंटिन्यू करें, थोड़े से जी सवाल है, जी, मेरी क्लास है, ठीक है, ठीक है अभी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। हाँ। अजद पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड फॉरेन, डू दे एक्सेप्ट सेट लाइक नर्स, एनईडी, जीआईके, एंड व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप्स हेयर एंड अब्रॉड? बेटा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में सिर्फ एक फास्ट का इस साल वो भी शुरू हुआ है सेट एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना, इसके अलावा कोई और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सेट एक्सेप्ट नहीं करती। फॉरेन में ऑब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे फॉरेन में होता है सेट एक्सेप्ट, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्या उनकी स्कोर रिक्वायरमेंट है। और स्कॉलरशिप्स के लिए सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने के बाद स्कॉलरशिप फॉर्म्स ओपन होते हैं, ठीक है, या एडमिशन्स के साथ भी होते हैं, तो वो फिल करते हैं, तो फिर उसके बाद वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि वो कितनी स्कॉलरशिप आपको देना सही समझते हैं, या समझते हैं कि भाई नहीं, कि कुछ भी आपको मिलनी चाहिए कि नहीं। हो सकता है 100%, अप टू 100% मिल जाए, हो सकता है कुछ भी ना मिले, हो सकता है इसके बीच में कुछ मिल जाए। मुबश्शिर पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट द क्लासेस ऑफ दिस सैट एंड संडे, वी विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर? मुबश्शिर बेटा, जब तक हम एडमिशन आपका ले रहे हैं तब तक हमारी जिम्मेदारी है आपको रिवीजन करवाना। अब वो आइदर हम रिकॉर्डिंग आपको दे के कराएं, या फिर हम आपको डिफरेंट टाइम्स पे बुला के कराएं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। रिवीज जब तक हम आपका एडमिशन ले रहे हैं तब तक रिवीजन कराना हमारी जिम्मेदारी है। In digital set, can we see all questions together, or if we move on to next question, we can't move to previous? ऐसा नहीं है आमना, you can always move on to the previous question जो आपने skip किया हो, but as long as you are in the same module। ऐसा नहीं होगा कि आपने मॉड्यूल जो है वो आपका टाइम खत्म हो गया मॉड्यूल 1 का, आप मॉड्यूल 2 पे हैं, और अब आप चाह रही हैं कि मॉड्यूल 1 के मैं आंसर क्वेश्चन जाके देख लूँ। तो ऐसा नहीं होगा, मॉड्यूल 1 के अंदर ही रहते हुए, मॉड्यूल 2 के अंदर ही रहते हुए, उसी के टाइम के अंदर अगर आप आगे भी चले गए क्वेश्चन 19 पे, तो आप वापस आके क्वेश्चन 6 देख सकते हैं। आर द टीचर्स सेम एट एवरी कैंपसेस? शाम शहीर देखो बेटा, हमारा ये है कि सेम सेट ऑफ टीचर्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे सेम सेट ऑफ टीचर्स फॉर एग्जांपल जो है वो
मैं जो हूँ वो गुलशन जौहर में पहले पढ़ाता था, अब मैं फॉर एग्जांपल मलिर में होता हूँ। तलाल भाई नॉर्थ में, गुलशन में, जौहर में, सब में पढ़ाते हैं। हुनैन भाई बादराबाद, डीएचए नॉर्थ, सब में पढ़ाते हैं। तो सेम सेट ऑफ टीचर्स हम मेंटेन करते हैं, और एक ही प्रोसेस के थ्रू सारे टीचर्स आते हैं, एक ही ट्रेनिंग के थ्रू, एक ही मटेरियल के थ्रू। तो आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके जो आपके घर के सबसे करीब कैंपस है, आप उस पर जाएं। आपको इसकी किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। फिर मुबश्शिर पूछ रहे हैं, सर इफ आई वांट टू परस्यू कंप्यूटर साइंस इन यूनी लाइक आईबीए देन शुड आई गिव एसएटी? ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के लिए तो तलाल भाई हम कितना इम्फोसिस करते हैं एसएटी देना। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि जो मैथ का सेक्शन है ना कंप्यूटर साइंस का, जो आईबीए के टेस्ट में आ रहा है, वो बहुत अनसर्टेन भी हो गया है। कभी वो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल कभी वो मीडियम हो जाता है। बिल्कुल तो उस बिल्कुल अनसर्टेनिटी से बचने के लिए इट्स वेरी गुड कि आप एग्जामेशन अपनी ले लें। और देखें, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि किसी भी यूनिवर्सिटी, खासतौर से आईबीए की जब आप बात करते हैं ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साल के किस फेज में खड़े हुए हैं। अभी आप जहाँ खड़े हुए हैं ना, दिस इज फॉर एग्जाम्पल टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अगस्त। तो आपके पास अगर टाइम है ना, तो आप हमेशा अपनी प्रेफरेंस फिर एसएटी को बनाएं। पहले आप एसएटी की तरफ जाएं, एसएटी की प्रिपरेशन करें। आपका स्कोर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता, तो आप आईबी की तैयारी तो अक्टूबर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप आईबी की तैयारी सितंबर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक कोशिश करें कि एक एसएटी की अटेम्प्ट एटलीस्ट आप जरूर दे दें। तो बात मतलब इसकी समरी ये हुई मुबश्शिर के बेटा, सीएस, आईबीएस सीएस और इको मैथ और मैथ का जो एक टेस्ट होता है, वो उसके लिए तो हम लाजमी रेकमेंड करते हैं। क्योंकि तलाल भाई ने जो बात बोली कि उसका मैथ्स पार्ट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो फिर क्यों ना हम ज्यादा प्रेडिक्टेबल जो टेस्ट है उसकी तरफ जाएं, जो कि है एसएटी। ठीक है ना? तो उसके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएटी एज कम्पेयर टू आईबीए बीबीए। I want to get a good score in my first attempt, so I want to give SAT in October. I will have 4 to 5 months for preparation. Should I start taking classes from IB grads this June? जैनब फातिमा, देखिए बेटा, आप अगर अक्टूबर का टेस्ट देना चाहती हैं तो बिल्कुल आप इस जून में स्टार्ट कर सकती हैं। अगस्त का अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो वी विल रेकमेंड यू कि आप अगस्त का भी दें। ठीक है? और अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई मैं 2 दफा सेट की फीस नहीं भर सकती, $110 की, $103 जितनी भी है, वो नहीं भर सकती, तो फिर आप जून से बिल्कुल स्टार्ट करें, अगस्त तक अपना कोर्स कंप्लीट करें, रिवीजन करें सब, और फिर अगस्त से अक्टूबर तक एक दफा दोबारा उसको रिवाइज कर लें। ठीक है? अगर आप एक ही दफा दे सकती हैं और आपका ये प्लान है तो। ठीक है जी। सर व्हाट आर द चार्जेस फॉर ऑनलाइन क्लासेस? बेटा ये चार्जेस आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे सारे नंबर्स गिवन है, आप उनको एडमिशन ऑफिसर्स को कॉल करेंगे। मैं आपको इसलिए ये नहीं बता रहा कि हो सकता है आपके ग्रेड्स अच्छे हो, आपको स्कॉलरशिप बनती हो, तो आपसे प्रॉपर डिटेल में सब कुछ पूछ के आपको गाइड कर देंगे। Zainab, I am not from Karachi, so I just have these vacations for coming Karachi and prepare for SAT, but want to give SAT in October. मुझे ये समझ आ रहा है कि जैनब कराची से नहीं है और सिर्फ वेकेशंस करने कराची आई हैं, और फिर वो चली जाएंगी। तो फिर बेटा आपके लिए फिर अब वेकेशंस पता नहीं कितनी लंबी हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अगस्त से पहले चली जाएंगी, तो फिर आप, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, ताकि आपको फिर जब आप वापस भी चली जाएं जहां भी आप रहती हैं, तो आपका वो कंटिन्यू रहे। जी। परेश हैं हमारे साथ, राजा, पार्थ, तैयब और हफ्सा और मुबश्शिर। तो और कोई सवाल है बेटा आप पांचों छहों को तो बताएं प्लीज। जी। आई थिंक दैट्स इनफ। आई थिंक क्वेश्चंस सारे आ गए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इंशाल्लाह ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर फिर आपका कोई सवाल हो, तो हमारे 6 कैंपसेस हैं। आप आपके घर से जो भी कैंपस सबसे ज़्यादा करीब है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप शाहजहाँपुर अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब और डिफरेंट जो हमारे चैनल्स हैं, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं। तो होपफुली वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे जवाब दें। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और हमारी रिकमेंडेशन बस यही होगी आप लोगों के, जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज़। हाफिज।